सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं विकास सैनी हो गया, इसके अलावा विक्रम मीना हो गया, संदेश लोनकर हो गए, इन तीनों को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इन सभी को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। जैसे कि आपका सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी फॉर यू आपको 450 ये जो आपको टेलीग्राम पर मतलब कि आपको सर्च करना है, और आपको मतलब कि सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अगर आपके 20+ क्वेश्चन अगर आपको याद है ना सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, तो आप क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है ना विश्व भर में आपका कौन सा दिवस जो है आपका मनाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 8 मार्च को जो आपका मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे आपका मान्यता किस वर्ष में दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है ना आधिकारिक तौर पर 1977 यानी 1977 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता जो है आपका दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आपका थीम जो ये क्या रहा था, तो देखिए इसके थीम की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए, ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हो गया। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे जो है ना ये आपका कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष। तो देखिए भारत में आपका राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को जो आपका मनाया जाता है। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना ये किसके मतलब कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है भारत में, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे जो है आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है ना साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है एआई साइबर एक्शन पहल जो है आपका शुरू किया है, जहां पे इस प्रकार की 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ना ये आपका महाराष्ट्र साइबर विभाग के माध्यम से जो है देश की पहली व्यापक एआई संचालित साइबर सुरक्षा और कार्रवाई जो रणनीति है ना ये आपका शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका एआई और मशीन मतलब कि लर्निंग का उपयोग करके जो है वित्तीय धोखाधड़ी, इसके अलावा डीप केक और सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों की पहचान करना और उन्हें वास्तविक समय यानी रियल टाइम में जो है ना ये आपका रोकना, इसका जो ये आपका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है ना लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों की मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में जो है आमतौर पर आपका शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि एक आपका व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें विशिष्ट श्रेणियों में जो है ना सभी खेल जो आपके शामिल होते हैं। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, यानी प्रश्न पूछने का सिंपल सा मतलब ये था ना कि लॉरियस मतलब कि लॉरियस अवार्ड में किस खेल को आपका शामिल नहीं किया जाता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉरियस पुरस्कार जो है ना किसी एक मतलब कि
एक खेल विशेष के लिए जो है आपका नहीं दिया जाता है। ये जो आपका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जैसी सार्वभौमिक श्रेणियों में जो है ना सभी खेलों के एथलीट को जो है आपका नामांकित जो है आपका किया जाता है। इसमें अगर नामांकन की बात कर ले तो देखिए इन मुख्य श्रेणियों में आपका फुटबॉल हो गया, टेनिस, एथलेटिक्स, फार्मूला 1 रेस हो गया, बास्केटबॉल जैसे खेलों के खिलाड़ी अक्सर जो है ना इसमें जो है आपके नामांकित होते हैं। और क्रिकेट की स्थिति ऑप्शन में आपका दिया गया था क्रिकेट के बारे में। तो देखिए क्रिकेट जो होता है ना एक आपका टीम आधारित और कुछ हद तक जो है ना भौगोलिक रूप से आपका जो एक सीमित खेल है। हालांकि एक क्रिकेटर मतलब कि क्रिकेटर को भी जो है ना कभी कभी मुख्य पुरस्कार के लिए भी जो आपका नामांकित किया जा सकता है, जैसे कि कपिल देव को 2004 में जो आपका नामांकित किया गया था, या फिर टीम को टीम ऑफ द ईयर भी जो ये आपका मिल सकता है। लेकिन ये आपका टेनिस या फुटबॉल की तरह जो है ना मुख्य व्यक्तिगत श्रेणी में आपका नियमित रूप से आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लॉरियस मुख्य रूप से आपका वैश्विक स्तर पर जो है ना ये आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जो आपका केंद्रित है। तो ये जो आपका मतलब कि लॉरियस में आपका कौन सा खेल को आपका शामिल नहीं किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन है क्रिकेट आपका जो वो सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है ना मुख्य रूप से प्रकाश की किन घटनाओं के कारण जो आपका होता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंद्रधनुष का बनना जो है ना प्रकाश के 3 संयुक्त मतलब की प्रक्रियाओं का जो ये आपका परिणाम है, जो कि बारिश की बूंदों के भीतर जो आपका होता है। पहला जो आपका मतलब की प्रक्रिया ये कौन सा है, तो पहला आपका जो वो रिफ्रैक्शन है यानी अपवर्तन है, यानी जब सूर्य का प्रकाश जो है ना हवा से पानी की बूंद में ये आपका प्रवेश करता है तो ये जो आपका मुड़ जाता है। और दूसरा आपका प्रक्रिया क्या है, तो ये आपका डिस्पर्सन यानी विक्षेपण है, यानी बूंद के भीतर प्रवेश करते समय जो है ना सफेद प्रकाश जो है अपने 7 घटक रंग जिसे आपका विबग्योर कहा जाता है और इसमें जो है आपका विभाजित होता है और इसे ही आपका डिस्पर्सन जो आपका कहा जाता है। तीसरा जो आपका प्रक्रिया है ना यानी ये कौन सा है, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसमें प्रकाश की किरणें जो है ना बूंद के पीछे की सतह से टकरा कर जो है आपका वापस लौटती है। इन 3 मतलब की संयुक्त प्रक्रियाओं का परिणाम जो है ना ये आपका इंद्रधनुष जो है आपका बनता है। तो इसमें से आपका रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी अपवर्तन और विक्षेपण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सस्पेंशन यानी निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए जो है ना मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग जो आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर मतलब निलंबन यानी सस्पेंशन की बात कर ले तो ये जो आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें ठोस के कण जो होते हैं ना ये आपके द्रव्य में पूरी तरह आपके नहीं घुलते हैं और इन्हें जो आपका ना मतलब कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इन्हें आपका नग्न आंखों से भी जो आपका देखा जा सकता है, जैसे कि पानी में मिट्टी। ये जो आपका एक विषमांगी मिश्रण का आपका एक उदाहरण है। और इसके अगर प्रक्रिया की बात कर ले तो देखिए चूंकि निलंबन के कणों का जो आकार होता है ना ये आपका बड़ा होता है, इसलिए भी आपके फिल्टर पेपर के छिद्रों से जो है आपके नहीं गुजर पाते हैं। और जब इस मिश्रण को जो है ना फिल्टर पेपर से आपका गुजारा जाता है तो ठोस कण जो है आपके ऊपर रह जाते हैं और द्रव्य जो है आपका नीचे जो है आपका निकल जाता है। और अन्य विधियां अगर बात कर ले तो देखिए आपका मतलब कि सस्पेंशन यानी निलंबन के लिए जो है ये आपका सेडिमेंटेशन यानी निसादन और आपका जो है डेकेंटेशन यानी निस्तारण द्वारा भी जो है ना ये आपका अलग किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आपका अलग करने के लिए जो है ना आपका मतलब कि निलंबन को अलग करने के लिए जो है ये आपका फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन जो है ना ये आपका सबसे प्रभावी जो है आपका माना जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि मतलब निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से जो है किस प्रक्रिया का उपयोग आपका किया जाता है, तो ये आपका फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे अत्यधिक हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को जो है ना उनके अयस्कों या फिर लवण से किस प्रक्रिया द्वारा आपका अलग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जो है यानी सक्रियता श्रेणी में जो है ये आपका सबसे ऊपर होता है और इनका जो ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के प्रति जो आकर्षण होता है ना ये आपका बहुत ही अधिक होता है और इन्हें आपका कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके जो है ना ये आपका अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके धातु जो होते हैं ये कार्बन की तुलना में जो है ना ये आपके अधिक मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं यानी शक्तिशाली मतलब कि अपचायक होते हैं। इसलिए आपका जो है मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके जो है इन्हें आपका अलग नहीं किया जा सकता है। और इन्हें आपका किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, तो देखिए उन्हें आपका जो है ना मोल्टेन क्लोराइड्स यानी गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा जो है आपका प्राप्त किया जाता है। और
बिजली प्रवाहित करने पर जो आपके शुद्ध धातु होते हैं ना, ये आपके कैथोड पर जो आपके जमा हो जाते हैं, यानी आपका जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, इनके अयस्कों या फिर लवणों को जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन यानी विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा जो है ना, ये आपका अलग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी जो है ना, ये कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मतलब कि लेंस की शक्ति का आपका मतलब कि क्या परिभाषा होता है। तो देखिए किसी लेंस की शक्ति जो है ना, उसकी फोकस दूरी का जो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अनुपाती के जो ये आपका बराबर होता है। और जब फोकस दूरी आपका मीटर में मापा जाता है ना, तो ये आपका इसका सूत्र क्या होता है, तो P इक्वल टू मतलब कि 1/f, एफ जहाँ पे आपका क्या होता है, तो आपका मीटर होता है। और यदि P आपका मतलब कि आपका एक डायोप्टर है, तो सूत्र के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, तो F भी जो आपका ये 1 मीटर हो जाएगा। यानी एक डायोप्टर उस लेंस की शक्ति है जिसका फोकस दूरी जो है ना, ये क्या होगा, तो ये आपका 1 मीटर जो है आपका होता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो 1 मीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि विच ऑफ दिस कंपाउंड्स इज सिंगल बॉन्डेड, यानी इनमें से कौन सा एक यौगिक जो है ना, एक आपका एकल आबंध है। जहां पे इस प्रकार की चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सिंगल बॉन्ड्स यानी जो आपका प्रोपेनॉल ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है, ये आपका C3H7OH होता है, जो कि आपका एक एल्कोहल है। और इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला के बीच जो है ना, केवल आपका एक ही सिंगल बॉन्ड होता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन में प्रोपेनॉल दिया गया था, तो ऑप्शन ए प्रोपेनॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डबल बॉन्ड्स की बात कर ले तो देखिए प्रोपीन का जो सूत्र होता है, ऑप्शन में आपका प्रोपीन भी दिया गया था, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका जो सूत्र है ये आपका C3H6 होता है। और ये जो आपका एल्कीन मतलब कि एल्कीन का जो ये आपका सामान्य सूत्र का उदाहरण है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है ना, ये आपका डबल बॉन्ड्स होता है। ट्रिपल बॉन्ड्स की बात कर ले तो देखिए यदि विकल्प में आपका प्रोपाइन होता ना, तो उसमें कार्बन के बीच आपका विकल्प में प्रोपाइन दिया गया है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो है ना, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रोपेनॉल के नाम में आपका A-N-E है, यानी ध्वनि और ऑल जो है ये आपका प्रत्यय होता है, जो कि आपका ये दर्शाता है कि कार्बन श्रृंखला में जो है केवल एक मतलब कि आपका एक ही आबंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है। और यही आपसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो है ना, अध्यक्ष के रूप में जो आपका किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये आपके प्रोफेसर एस महेंद्र देव को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए एस महेंद्र देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि प्रोफेसर एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के जो है ना, ये आपके आर्थिक सलाहकार बनने से पहले जो है ये किस मतलब कि किस पद पर थे, ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस नियुक्ति से पहले जो है ना, मैं आपको बता दूं कि आपका मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान यानी IGIDR के जो है ना, ये आपके निदेशक और कुलपति भी जो आपके रह चुके थे। और प्रोफेसर एस महेंद्र देव ने जो ये किसका स्थान लिया, अगर ये पूछा जाए तो उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी का जो है ना, ये आपका स्थान लिया है, जो कि विवेक देवराय की मृत्यु के बाद जो है अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार जो है ये आपका सुमन बेरी जो वो आपके संभाल रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2025 में जो है ना, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पैरा ओलंपिक में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले जो आपके खिलाड़ी है ना, ये आपके मुरलीकांत पेटकर हैं। और मुरलीकांत पेटकर को ही जो है ना, ये आपका 2025 में जो है अर्जुन पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मुरलीकांत पेटकर ने जो है ना, जो कि आपका पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते थे, इन्होंने किस पैरा ओलंपिक मतलब कि पैरा ओलंपिक में जो है ना, ये आपका भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे, तो इन्होंने 1972 का जो आपका हिंडलबर्ग पैरा ओलंपिक खेल हुआ था ना, इसमें पैरा स्विमिंग के 50 मीटर फ्री स्टाइल में जो है ना, ये भारत की तरफ से जो आपका स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि 130वें संशोधन विधेयक, जिसे आपका शासन और जवाबदेही सुधार भी कहा जाता है, इसके तहत यदि कोई पदाधिकारी जो है ना कर्तव्य का पालन करने में आपका विफल रहता है या फिर अयोग्य पाया जाता है ना, तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद जो है आपका पद से हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 130वें संशोधन विधेयक के तहत जो है यदि कोई पदाधिकारी जैसे कि आपका प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए या फिर अन्य मंत्री हो गए ना, ये जो आपका 30 लगातार दिनों तक अगर आपका हिरासत में रहते हैं तो उसे आपका पद से जो है ना ये आपका हटा दिया जाएगा या फिर उसे जो आपका इस्तीफा जो है आपका देना होगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए 30 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक में जो है कौन से अनुच्छेद में जो है ना मतलब कि आपका संशोधन जो आपका किया गया है, संशोधन का प्रस्ताव जो आपका किया गया है। तो देखिए 130वें संशोधन विधेयक के तहत जो है ना ये आपका अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 डबल ए में जो है ये आपका संशोधन का प्रस्ताव जो है आपका किया गया है, जो कि आपका जो अनुच्छेद 75 है ये आपका मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद से आपका संबंधित है। अनुच्छेद 164 ये आपका राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 239 डबल ए जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका यहाँ पूछा गया था कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक को जो है ना ये कब आपका लोकसभा में पेश किया गया था और किसके द्वारा आपका मतलब कि प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए 130वां संशोधन विधेयक को जो है ना ये आपका 20 अगस्त 2025 को जो है ये आपका लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना किस देश को मतलब कि आपका 5 विकेट से विशाल स्कोर से जो आपका हराया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो लीग मैच है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य आपका जो है किस स्टेडियम में आपका खेला गया था। तो ये आपका पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जो आपका खेला गया था, जिसमें आपका रिकॉर्ड टारगेट चेज जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपका किया गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले जो बैटिंग है ना ये आपका इंग्लैंड के द्वारा किया गया था और इंग्लैंड के द्वारा आपका विशाल स्कोर जो है टारगेट है ना ये आपका मतलब कि रखा गया था, जो कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जो ना 351 रन मारे थे 8 विकेट खोकर। जिसमें मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है इस मैच को जो आपका जीत लिया था। इसीलिए आपका ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि सबसे बड़ा आईसीसी के इवेंट में जो है ना ये सबसे बड़ा टारगेट जो है आपका चेज किया गया, इसलिए ये प्रश्न पूछने का जो ये आपका मतलब था। जिसमें मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो आपके विकेट कीपर बल्लेबाज है ना इसमें जॉस इंग्लिश ने जो है आपका जो शानदार सेंचुरी जो है इसमें बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने जो है आपके 356 रन बनाकर जो है ना और 5 विकेट मात्र 5 विकेट खोकर ही जो है ये आपका रन जो वो चेज कर लिए थे, जो कि आपका मतलब कि इसी के साथ आपका ट्रिपल इतिहास भी जो आपका रचा गया था। और वो ट्रिपल इतिहास कौन कौन सा था। तो देखिए पहला आपका जो है ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ आपका चैंपियंस ट्रॉफी में बल्कि सभी आईसीसी इवेंट में जो है ना सबसे बड़े सफल मतलब रन चेज का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। और अब तक कोई भी टीम, मैं आपको बता दूं कि आईसीसी इवेंट में जो है 350 का टारगेट चेज नहीं कर सका था और ऑस्ट्रेलिया ने साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में जो है सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी जो है आपका बनाया। तो ये आपका मतलब कि ये रिकॉर्ड के कारण ही जो है ये प्रश्न पूछने का मतलब था। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इसका विजेता अगर पूछा जाए तो ये आपका हमारा प्यारा भारत देश जो है आपका रहा है। और भारत ने फाइनल में किसे हरा अगर ये पूछा जाए तो उप विजेता जो है ना ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत टीम के कप्तान कौन रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो आपके हिटमैन यानी रोहित शर्मा जो आपके रहे थे। और न्यूजीलैंड के कप्तान जो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं बता देता हूं कि न्यूजीलैंड के जो कप्तान है ना ये आपके मिचेल सेंटनर रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन, यानी उत्प्लावक बल का जो परिमाण है ना ये किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके हूबहू 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्प्लावक बल का जो परिमाण है ना यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स जो है ये आपके डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी द्रव्य का घनत्व पर जो है ना ये आपका निर्भर जो है आपका करता है। तो द्रव्य का घनत्व ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं
कि जब किसी वस्तु को आपका तरल में यानी लिक्विड में आपका डुबाया जाता है ना, तो ऊपर की ओर आपका एक बल लगता है और इसे ही जो है ना ये आपका बियॉन्ड फोर्स यानी उत्प्लावक बल के रूप में जो है आपका परिभाषित किया जाता है। और वस्तु के शीर्ष की तुलना में वस्तु के तल पर दबाव जो होता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है, क्योंकि दबाव मतलब कि दबाव जो है ये गहराई के साथ जो है आपका बढ़ता है और वस्तु पर कार्य करने वाले इन बलों को ही जो है आपका उत्प्लावक बल जो है आपका कहा जाता है। तरल पदार्थ द्वारा डाला गया ऊपरी दबाव किसी तरल पदार्थ के घनत्व पर जो है ये आपका निर्भर करता है, जो कि मैंने क्वेश्चन में अभी आपका पूछा गया था यही वाला। उत्प्लावक बल का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये F इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका रो जी भी होता है, जहाँ पे आपका जो मतलब ये आपका रो जो होता है ये आपका तरल पदार्थ का घनत्व होता है, इसलिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इस पे आपका डिपेंड करता है। जी आपका ये गुरुत्वाकर्षण हो जाता है और भी जो होता है ना ये आपका विस्थापित द्रव्य का आयतन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जुलाई 2025 में जो है ना भारत इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में इसरो और नासा की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, जिसका नाम आपका क्या था, तो ये आपका निसार था। और निसार को जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था, जो कि पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन इमेज मतलब कि इमेजिंग जो है आपका करता है और पर्यावरण व किसी कृषि पर नजर रखने के लिए जो है ना एक आपका महत्वपूर्ण भी है। और इसे आपका मतलब कि निसार को जो है ये आपका 30 जुलाई 2025 को जो है ना ये आपके GSLV F-16 द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी निसार आपका करेक्ट आंसर होगा। और निसार का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, सॉरी निसार का फुल फॉर्म एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका L बैंड और S बैंड रडार का उपयोग करने वाला जो है ये आपका पहला मिशन है जो बादलों और रात के दौरान भी जो है ना ये आपका डेटा जो आपका प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए ऑप्शन में आपका EOS 09 आपका दिया गया, तो यहाँ से आपका जो है ना NTPC यूजली लेवल में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मई 2025 में लॉन्च किया गया इसरो का कौन सा मिशन जो है ना भारत की सभी मौसमों में जो है दिन और रात पृथ्वी अवलोकन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। यह आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका EOS 09 जो है ना जिसे आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में भी जो आपका जाना जाता है, और ये आपका भारत के सभी मौसमों में दिन और रात पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है ना ये आपका डिजाइन किया गया है और इसे आपका इसरो द्वारा मई 2025 में आपका लॉन्च किया गया था। और EOS 09 का उद्देश्य अगर पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले आपका जो है चंद्रयान 4 का आपका उद्देश्य पूछा गया था, तो देखिए EOS 09 का जो उद्देश्य है ना ये कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इमेजिंग और निगरानी क्षमताएं जो है आपका प्रदान करना है। और ये जो आपका एक उन्नत मतलब कि सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करता है जो बादलों के माध्यम से और रात के दौरान जो है ना भी इमेजिंग की अनुमति जो है आपका देता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना मिजोरम और गोवा के बाद जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य यानी थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है ना ये कौन सा बना, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 23 जून 2025 को, आप महीना भी याद रखिएगा, 23 जून 2025 को जो है ना त्रिपुरा को आपका उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना आधिकारिक रूप से जो आपका तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पहला राज्य अगर पूछा जाए कि कौन आपका पहला राज्य आपका फुल्ली लिटरेट स्टेट बना था, तो पहला जो राज्य आपका मिजोरम बना था, दूसरा आपका गोवा राज्य बना था, तीसरा आपका जो है त्रिपुरा जो कि आपका पूछा गया था, चौथा राज्य अगर पूछा जाए तो सितंबर 2025 में आपका हिमाचल प्रदेश बना है। और पहला अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए उल्लास योजना के तहत पहला जो आपका मतलब कि फुल्ली लिटरेट जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है ना ये आपका लद्दाख बना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है ना भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि वर्ष 2025 में कुल आपके जो 139 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है, जिसमें आपके 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, आपके 19 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म भूषण से और 113 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। और आज आपसे जो है पद्म विभूषण के बारे में पूछा गया था, जो कि आपके 7 व्यक्तियों को जो आपका
सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पता है कि पदार्थ की किस अवस्था में जो है ना कणों के बीच आकर्षण बल आप यानी आपका जो मतलब कि अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ना ये सबसे कम यानी आपका जो है न्यूनतम होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के जो आपका सबसे ज़्यादा जो मतलब आकर्षण बल होता है ये आपका ठोस यानी सॉलिड में होता है, उसके बाद आपका लिक्विड यानी द्रव्य में होता है, उसके बाद आपका गैस यानी गैस में होता है। तो सबसे कम न्यूनतम किस में होता है? तो ये आपका गैस में होता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया होगा तो ये आपका ठोस यानी सॉलिड में होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे कम जो होता है ये आपका गैस में होता है। तो ऑप्शन सी गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाता है कि द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल प्राइमरली अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निश्चित अनुपात का जो नियम है ना ये मुख्य रूप से जो आपका किस पर लागू होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि निश्चित अनुपात का जो नियम है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है केमिकल कंपाउंड्स यानी आपका रासायनिक यौगिकों पर जो है आपका लागू होता है, जो कि आपका क्या बताता है? तो ये आपका ये बताता है ना कि किसी भी शुद्ध यौगिकों में जो है उसके घटक तत्वों का द्रव्यमान के अनुसार जो है अनुपात हमेशा जो है आपका स्थिर और आपका जो वो निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि या फिर किसी भी स्रोत से आपका प्राप्त किया गया हो। तो आपका जो मतलब कि ये जो है ना अनुपात जो है आपका हमेशा स्थिर और फिर आपका निश्चित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए पानी यानी जिसका सूत्र आपका H2 होता है, यानी चाहे पानी नल का हो, नदी का हो, समुद्री जल का हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात है ना ये आपका 2:1 ही होता है, और उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है ना ये आपका 1:8 हमेशा जो है ये आपका समान रहता है। दूसरे अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है ना यह हमेशा आपका जो है 3:8 ही जो है आपका होता है। तो ये आपको उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। इसके अगर मुख्य बिंदु की बात कर लेना तो देखिए ये जो नियम है ये आपका यौगिक के प्रकृति और उसके निर्माण की विधि पर जो आपका निर्भर नहीं करता, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और इस नियम का प्रतिपादन के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इस नियम का जो प्रतिपादन है ना ये आपका 1797 में जो है ये आपके जोसेफ प्राउस्टिट के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि निश्चित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का अन्य नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसके मतलब इसी जो है ना ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी स्थिर अनुपात का नियम या फिर प्राउस्ट का नियम भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लास्टिड एब्सेंट, यानी निम्नलिखित में से किसमें जो है ना प्लास्टिड आपका अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हु जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड जो है ना केवल आपका प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं और शैवाल कोशिकाओं में जो है ये आपका पाए जाने वाला जो है ना एक आपका दोहरी झिल्ली वाले आपका कोशिकांग होता है, और ये जो आपका जंतु कोशिकाओं में जो है पूरी तरह से आपका एब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है। चूंकि पेशी कोशिकाएं जो है एक आपका जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल है, इसलिए इसमें आपका प्लास्टिड जो है ना ये आपका नहीं पाया जाता है। और प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए प्लास्टिड का जो मुख्य कार्य है ना ये प्रकाश संश्लेषण जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में आपका होता है, और भोजन का जो है ना भंडारण करना, ये जो आपका प्लास्टिड का मुख्य कार्य होता है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि किसमें प्लास्टिड जो है आपका अनुपस्थित रहता है, तो देखिए ये जो आपका मसल सेल यानी पेशीय कोशिकाएं होती है ना इसमें आपका प्लास्टिड जो है आपका मतलब कि अनुपस्थित रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि आपका एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में जो है ना ये आपका प्लास्टिड नहीं पाया जाता, और पेशी जो कोशिकाएं होती है ये आपका एनिमल सेल होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना उसके विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही हो और वस्तु निरंतर गतिशील रहे तो किया गया जो वर्क डन है ना यानी किया गया जो कार्य है ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भौतिकी के अनुसार जो है ना कार्य का आपका परिमाण क्या होता है। तो देखिए कार्य का जो आपका सूत्र होता है ये आपका क्या होता है? तो W इक्वल टू जो है ये आपका F इंटू S इंटू कॉस थीटा होता है, जो कि आपका किस पर निर्भर करता है? मतलब कि कार्य का परिमाण। तो ये आपका बल और विस्थापन गुणनफल तथा उनके बीच के कोण पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। और यदि वस्तु आपका निरंतर गतिशील है और बल आपका विस्थापन की दिशा में ये आपका लग रहा है तो कोण जो होगा ये आपका क्या होगा? तो कोण जो है आपका मतलब कि थीटा का जो मान होगा ये आपका डिग्री मतलब 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपका विस्थापन की दिशा में ही आपका कार्य कर रहा है। और चूंकि कोस 0 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है? तो ये कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है ये आपका 1 होता है, और 1 कहने का मतलब कि आपका धनात्मक होता
है, इसलिए किया गया जो कार्य होगा ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। तो ऑप्शन सी धनात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। ऋणात्मक या फिर आपका शून्य कब होगा अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए आपका ऋणात्मक कार्य तब होता है ना जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगे, जैसे कि आपका घर्षण बल होता है या फिर थीटा का मान जो है ना विपरीत दिशा कहने का मतलब कि आपका 180 डिग्री में लगे। तो 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू तो ये आपका -1 होता है। और इस केस में आपका जो मतलब कि वर्क डन होगा ना ये आपका निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। कार्य शून्य कब होता है अगर ये पूछा जाए तो देखिए कार्य शून्य आपका तब होता है ना जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर हो यानी थीटा का मान जो ये आपका 90 डिग्री हो, तब जो आपका वर्क डन होगा ना ये आपका शून्य होगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरजना यानी थंडर की जो ध्वनि है ना ये बाद में सुनाई देती है। इसका मुख्य कारण जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिजली की चमक पहले दिखाई देना और गरजना मतलब कि आपका जो है बाद में सुनाई देने का जो मुख्य कारण है ना ये प्रकाश की गति है। जैसा कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट हवा में आपका क्या होता है, तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति आपका वायु में कितना होता है, तो देखिए ध्वनि की गति वायु में मात्र आपका जो है ना 343 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए बिजली का प्रकाश जो है ना ये आपका तुरंत पहुंच जाता है, परंतु गरजना की ध्वनि ये जो आपका देर से सुनाई देती है क्योंकि दोनों एक ही समय पर आपका उत्पन्न होते हैं, लेकिन भिन्न गतियों के कारण जो है ना ऐसा अंतर जो वो ये आपका हो पाता है। यानी अगर बात कर ले कि आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और थंडर यानी गरजना की ध्वनि बाद में आपका सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से जो है ना ये आपका बहुत अधिक होता है, ये जो आपका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, जहां पे आपको मैच करना था स्तंभ ए यानी कॉलम ए और कॉलम बी को जो आपको मैच करना था। ए पहला में आपका दिया गया था अम्ल एसिड का मतलब कि OH उत्पन्न करते हैं, मतलब इस प्रकार से आपको मैच करना था। तो देखिए मैं आपको और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अम्ल क्षार और अम्ल प्लस क्षार आपका जो वो दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग अम्ल की बात कर लेना तो देखिए अरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल आपके वे पदार्थ होते हैं ना जो जलीय विलयन में जो है ये आपके हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन जो होते हैं ना ये आपके मुक्त करते हैं। क्षार यानी बेस की बात कर ले तो ये क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में जो है ना ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन जो ये आपके मुक्त करते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्षार के बारे में। अगर अम्ल प्लस क्षार की बात कर ले तो देखिए जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करता है ना तो ये आपके एक दूसरे के प्रभाव को जो है आपका समाप्त कर देता है और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि अम्ल और क्षार जब आपका अभिक्रिया करते हैं ना तो ये आपका जो प्रोडक्ट है एक तो आपका साल्ट यानी लवण बनता है और दूसरा आपका जो वाटर यानी जल जो है आपका बनाता है। और इसी प्रक्रिया को जो है यानी अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया को जो है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और इसमें आपको जो वो मैच करना था तो देखिए अम्ल से आपका क्या होगा, तो ये आपका H+ आयन जो आपका उत्पन्न होता है यानी 1 का जो आपका दूसरा चला जाएगा। क्षार जो ये आपका OH- आयन जो है आपके उत्पन्न करते हैं यानी दूसरा का आपका 1 चला जाएगा। उसके बाद अम्ल प्लस क्षार ये आपका जो है लवण प्लस जल जो है आपके बनाते हैं, तो तीसरा का आपका तीसरा ही रहेगा। तो 2, 1 और 3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो देखिए पहला का आपका दूसरा बी में दिया गया है, दूसरा का 1 और तीसरा का 3 ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जो है ना मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोयला और पेट्रोलियम को जो है ना ये आपका जीवाश्म ईंधन जो आपका कहा जाता है। और कोयला का जो निर्माण होता है ये लाखों वर्ष पहले दबे हुए विशाल जंगलों और वनस्पतियों के उच्च दाब और उच्च ताप पर जो है ना ये आपका कार्बनीकरण यानी अपघटन से जो है ये आपका मतलब इसका निर्माण जो वो किया गया है। वहीं पेट्रोलियम का निर्माण की बात कर ले तो ये आपका समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और पौधे के मृत अवशेषों के तलछट में दबने और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन से जो है ये आपका पेट्रोलियम का जो है आपका निर्माण हुआ है। और ये जो आपका एक कार्बनिक यौगिक के परिवर्तन की जो है एक आपका लंबी प्रक्रिया भी है। और मतलब कि NCERT के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो इन्हें आपका सीमित प्राकृतिक संसाधन भी जो है ना यानी कोयला और पेट्रोलियम को जो है ये आपका सीमित प्राकृतिक संसाधन भी जो आपका माना जाता है। यानी आपका कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से जो है ये किसके द्वारा होता है, तो आपका जैव मात्रा यानी बायोमास के जैविक और भूवर्गीय अपघटन से जो है ना इसका मतलब कि आपका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ना ये क्लीन फ्यूल यानी स्वच्छ ईंधन के रूप में या फिर पेट्रोल के विकल्प के रूप में जो आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल जिसका सूत्र आपका क्या होता है, तो ये आपका C2H5OH ये जो आपका इथेनॉल का सूत्र होता है। और ये जो आपका इथेनॉल है ना एक आपका एक स्वच्छ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल है, क्योंकि ये जो आपका पर्याप्त ऑक्सीजन में जलने पर जो है ना केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही जो है आपका उत्पन्न करता है, और ये आपका कोई भी हानिकारक धुआं भी जो है ना ये आपका नहीं छोड़ता है। तो आपका मतलब कि किस का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में आपका किया जाता है, तो आपका इथेनॉल का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए इथेनॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में जो है ना जब एक शुद्ध लंबे पौधे यानी डबल कैपिटल टी का मतलब कि संकरण एक शुद्ध पौधे बोने यानी स्मॉल टी से आपका कराया गया, तो F1 जो मतलब पीढ़ी है ना यानी फर्स्ट फिलियल जो जनरेशन की जो आपका संतति है ना ये क्या था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेगर मेंडल ने अपने एकल संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका देखा था ना कि जब उन्हें प्रभावी लक्षण वाले शुद्ध लंबे पौधे और अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध बौने पौधे के बीच आपका क्रॉस कराया जाता है ना, तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी जो पौधे होते हैं ये आपके हेट्रोजाइसस टेल मतलब कि हेट्रोजाइसस टेल यानी आपका विषम युग्मित लंबे जो टीटी थे ना ये आपके होते हैं। और इसका कारण जो आपका प्रभाविता का नियम यानी ऑफ डोमिनेंस है, जिसके अनुसार जो है टी जो होता है ये आपका लंबेपन का जो आपका जीन है, और जो आपका स्मॉल टी होता है ना ये आपका बौनेपन के जीन है, ये जो आपके प्रभावी होते हैं। और इसके अनुसार यानी एनसीईआरटी के अनुसार जो है ना आपका F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही जो है ये आपका जो वो दिखाई देता है। यानी अगर बात कर ले कि मेंडल के मटर के पौधे में प्रयोग में जब एक शुद्ध लंबे पौधे और मतलब कि संकरण एक शुद्ध बौने पौधे का कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी की संतति क्या थी, तो ये आपका मतलब कि एक तो आपका कैपिटल टी था और एक आपका स्मॉल टी, ये जो आपका संतति था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो अन्य विकल्प आपका गलत क्यों है, देखिए केवल टीटी आपका मतलब कि कैपिटल टीटी आपका दिया गया था। तो देखिए सभी जो होमोजाइक्स है ना प्रभावी के लिए दोनों माता पिता टीटी जो है आपके होने चाहिए, अनिवार्य है। केवल आपका कैपिटल टीटी आपके बात कर ले तो सभी अप्रभावी के लिए जो है ना दोनों माता पिता डबल टी मतलब कि डबल कैप स्मॉल टी जो है आपके होने चाहिए। और अगर इसकी बात कर ले ऑप्शन डी के बारे में, तो देखिए ये जो आपका F2 पीढ़ी के जो है ना ये आपका 1:2:1 अनुपात में जो आपका होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधे में स्टोमाटा यानी रंध्रों के माध्यम से जो है ना गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे की पत्तियों की सतह पर जो आपके छोटे छोटे छिद्र होती है ना जिन्हें आपका स्टोमेटा यानी रंध्र जो आपका कहा जाता है, और गैस जैसे कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है ना ये आपका डिफ्यूजन यानी विसरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। और विसरण के दौरान गैस जो होते हैं ना अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जो सांद्रता वाले क्षेत्र होते हैं ना इसकी और जो ये आपका स्वतः जो आपके गति जो ये आपका करते रहते हैं। तो ये आपका किस प्रक्रिया के द्वारा आपका होता है, मतलब कि आदान प्रदान, तो ये आपका डिफ्यूजन यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी डिफ्यूजन आपका करेक्ट आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब कोशिका के अंदर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका कम हो जाता है, तो बाहर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा जो है ना यानी आपका रंध्रों के माध्यम से जो है ये आपका अंदर जो है आपका प्रवेश करता है। और रंध्र गैसों के विनिमय के साथ साथ जो है ये आपका जल का निकलना यानी वाष्पो उत्सर्जन में भी जो है ये आपका मदद करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फेफड़ों में एल्वियोली यानी कुपिका और रक्त के बीच गैसों का जो आदान प्रदान है ना ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एल्वियोली यानी कुपिका जो होता है ना ये आपका फेफड़ों का जो है एक आपका कार्यात्मक इकाई है जहां गैसों का आपका विनिमय होता है, और इनकी दीवारें आपका बहुत ही पतला होता है। और रक्त वाहिकाएं जो होते हैं यानी जो कैपिलरीज होती है इनके जाल से जो है आपका घिरा होता है। और गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना ये आपका सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी मतलब कि सांद्रता प्रवणता पर जो है ये आपका आधारित होता है। और कुपिका में ऑक्सीजन का जो
जो दबाव होता है ना ये आपका अधिक होता है, इसलिए भी आपका रक्त में जो है आपका चला जाता है, जबकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का जो दबाव होता है ये आपका अधिक होने के कारण जो है ना ये आपका कुपिका में ही जो ये आपका आ जाता है। यानी अगर बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फेफड़ों में कुपिका और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये आपका सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप और स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड, यानी दो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो है ना सूक्ष्म रिक्त स्थान या फिर गैप को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के सूक्ष्म रिक्त स्थान या फिर गैप को जो है ना ये आपका सिनेप्स जो है आपका कहा जाता है, या फिर आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है आपका कहा जाता है, जो कि तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स को जो है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो है पहुंचाने का जो ये आपका स्थान है, जहां पर आपका न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन सूचना का जो है ये आपका संचार भी जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी सिनेप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया, जहां पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दिया गया था ना कि अधिकांश जो पौधे होते हैं ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जो आपके करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये दिया गया था कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन जो है आपका प्राप्त होता है। ये दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, जहां पर इस प्रकार का जो है ना आपका चार कथन जो मतलब कि ऑप्शन जो है ये आपका दिया गया था। तो ये पहले मतलब कि कथन की अगर मैं बात कर लूँ, जहां पर आपका दिया गया था कि अधिकांश पौधे जो है ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन जो आपका करते हैं। तो देखिए अधिकांश जो विकसित पौधे होते हैं ना, जैसे कि फूल वाले पौधे यानी आवृत वृद्धि हो गया, इसके अलावा बीज पैदा करने के लिए लैंगिक जनन यानी परागकण और निषेचन जो आपका करते हैं, और यह जनन की जो है ना सबसे सामान्य विधि होता है। हालांकि कुछ पौधे जो है ये आपका अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं। इसलिए कथन एक जो है आपका सही है, क्योंकि जो आपका मतलब कि अधिकांश जो पौधे होते हैं ना ये आपके लैंगिक जनन ही जो है आपके करते हैं। तो कथन एक तो आपका जो वो सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन जो आपका प्राप्त होता है। तो देखिए दूसरे कथन को अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लैंगिक जनन में जो है ना दो अलग अलग जनक यानी नर और मादा के युग्मक जो होते हैं ना यानी गैमेट्स जो है ये आपके मिलते हैं, और निषेचन के दौरान जीनों का जो है आपका मिश्रण होता है, जिससे आपका संतति में नए गुण और आनुवांशिक विविधता भी जो है ना ये आपका उत्पन्न होती है। और ये जो आपका विविधता प्रजातियों को पर्यावरण में बदलाव और अनुकूल होने में भी जो है आपका मदद करता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो वो सही दिया गया है। तो दोनों कथन ही जो आपके सही दिए गए थे। तो किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में दिया गया। कथन एक और दो दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज, यानी पुष्प की कली की अवस्था में उसकी रक्षा कौन करता है या उसे कौन ढक कर रखता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुष्प की कली की अवस्था में उसे आपका जो सिपेल्स होता है ना यानी जो बाह्य दल होता है वो आपका ढककर जो है आपका रखता है, और उसकी रक्षा भी जो है आपका करता है, जो कि मिलकर जो है ये आपका कैलिक्स जो है आपका बनाता है। और हरे पत्ती जैसे भाग जो होते हैं ना ये कली को सूखने, कीटों के मतलब कि कठोर मौसम से आपके बचाते हैं, जिससे आपका नाजुक आंतरिक अंग भी जो है ना ये आपका सुरक्षित और विकसित हो पाता है। तो ऑप्शन में आपका सिपेल्स यानी बाह्य दल दिया गया था। तो ऑप्शन बी बाह्य दल आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ अन्य ऑप्शन का क्या क्या कार्य है, तो देखिए ये जो आपका वर्तिकाग्र होता है ना ये पराग ग्रहण करने वाला स्त्री केसर का ऊपरी भाग होता है। पुंकेसर की बात कर ले तो ये आपका एक नर जननांग होता है जो कि पराग उत्पन्न करता है, और स्त्री केसर की बात कर ले तो ये आपका एक मादा जननांग होता है जो कि आपका बीजांड बनाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आपका गलत दिया गया है, ये आपको बताना था। यानी फॉर्मूला आपको गलत कौन सा दिया गया इलेक्ट्रिक पावर का, ये आपको बताना था। जहाँ पे ये आपके चार मतलब कि हूबहू ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए विद्युत शक्ति का आपका मतलब कि परिभाषा क्या होता है, तो देखिए विद्युत शक्ति जो है ना आपका वह दर होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा जो है किसी परिपथ में आपका खर्च होता है, और इसे सही मतलब कि गणितीय रूप में आपका किस प्रकार
से आपका दर्शाया जाता है। तो देखिए P इक्वल टू वी आई पहला आपका दिया गया था, तो P इक्वल टू वी आई शक्ति, वोल्टेज और धारा का ये आपका गुणनफल होता है। तो ये तो आपका सही सूत्र आपका दिया गया है। सेकंड सूत्र आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो आपका दिया गया था। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो P इक्वल टू भी आपका ओम्स लॉ क्या होता है, तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसका उपयोग करके जो है ये सूत्र आपका इजिली निकाला जा सकता है। ये भी दूसरा सूत्र भी जो है ये आपका विद्युत शक्ति का आपका सही सूत्र दिया गया है। ऑप्शन डी में आपका P इक्वल टू जो है ना आपका वी स्क्वायर बाई आर दिया गया था। तो देखिए आपका ऑप्शन डी में भी P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी जो है ये आपका ओम्स लॉ से आई के जगह पे V बाई आर पुट करेंगे तो ये भी जो आपका प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में जो है ना P इक्वल टू आर स्क्वायर आई आपका दिया गया था, जो कि कोई भी भौतिक आधार नहीं सही है। इसलिए आपका जो ये सूत्र है ना इलेक्ट्रिक पावर का ये आपका गलत दिया गया, और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा सूत्र आपका गलत दिया गया इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति का। तो आपका P इक्वल टू आर स्क्वायर आई जो है ना ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एक सामान्य खाद्य श्रृंखला में जो है ना निम्नलिखित में से किस जीव के पास जो है उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है ना एक आपका एक दिशीय होता है, और ये जो आपका खाद्य श्रृंखला के साथ जो है ना एक पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल से जो है ना दूसरे पोषी स्तर तक जो है आपका घटता जाता है। और इसमें मात्र आपका 10% ऊर्जा नियम ही जो है ना मतलब कि इसे ही जो है ये आपका 10% ऊर्जा नियम जो है आपका कहा जाता है। और प्रत्येक स्तर पर मैं आपको बता दूं कि केवल लगभग आपका 10% ऊर्जा ही जो है अगले स्तर तक जो है ये आपका स्थानांतरित होता है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा भी गया था कि कितने % ऊर्जा जो है अगले स्तर तक आपका स्थानांतरित होता है। तो ये मात्र आपका जो है 10% ऊर्जा ही जो है ना अगले स्तर तक जो है आपका स्थानांतरित होता है, और बाकी जो ऊर्जा होते हैं ना ये जीवन प्रक्रियाओं यानी श्वसन गति में उपयोग जो है आपका हो जाता है, या फिर ऊष्मा के रूप में जो है ये आपका पर्यावरण में जो आपका चला जाता है। ऑप्शन में आपका घास दिया गया था, तो देखिए घास जो है कि आपका उत्पादक है और इसके पास आपका सबसे अधिक जो है ना ये आपका ऊर्जा होता है। टिड्डा आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो टिड्डा जो ये आपका एक प्राथमिक उपभोक्ता है जो कि आपका 10% जो है इसमें आपका मिलता है। इसके अलावा मेढक की बात करें तो ये आपका एक द्वितीय उपभोक्ता है और कम जो है इसमें आपको जो वो देखने को मिलता है। एक ऑप्शन में आपका सांप दिया गया था जो कि आपका तृतीय उपभोक्ता है, और इसके पास इस श्रृंखला में जो है ना आपका उपलब्ध सबसे कम ऊर्जा होगा, क्योंकि आपका खाद्य श्रृंखला के जो है ये आपका शीर्ष पर होता है, इसलिए इसमें सबसे कम ऊर्जा जो वो देखने को मिलेगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि सबसे कम जो आपका मतलब कि एक सामान्य खाद्य श्रृंखला में किसमें जीव के पास उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होगी, तो आपका स्नेक यानी सांप में होगा, और सबसे अधिक किसमें होगा तो आपका घास में होगा। तो ऑप्शन डी सांप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर जो है ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक यानी सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर देश जो है ना ये आपका बन गया। ये आपसे पूछा गया था, यहाँ पर निर्यातक के बारे में पूछा गया है, ना कि आपका उत्पादक के बारे में पूछा गया। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में आपका निर्यातक पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के अनुसार भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर जो है ना 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक यानी सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर देश जो ये आपका बन गया है, जहां उसने 55 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। और मतलब कि पहले स्थान पे कौन सा आपका सबसे बड़ा निर्यातक देश बना रहा है, तो ये आपका केनिया जो है ना ये आपका शीर्ष स्थान पर जो आपका बना रहा है। लेकिन भारत ने किसे पछाड़कर मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है, तो ये आपका श्रीलंका को पछाड़कर जो है ना ये आपका बना है। तो ऑप्शन सी श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्प की बात कर ले तो पहले स्थान पे तो आपका केनिया देश जो है आपका बना हुआ है। चीन की बात कर ले तो देखिए चाय उत्पादक में चीन जो है ना ये आपका मतलब कि पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर आपका निर्यात के बारे में पूछा गया था ना कि उत्पाद के बारे में। तो उत्पादक में चीन तो आपका पहले स्थान पे है, भारत आपका दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा वियतनाम की बात कर ले तो आपका प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन भारत ने श्रीलंका को ही जो है ना ये आपका पीछे जो वो आपका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के रिपोर्ट और अन्य वायु गुणवत्ता विश्लेषणों के अनुसार जो है ना वर्ष 2025 में PM 2.5 सांद्रता के तहत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो नवंबर 2025 में जो आपका रिपोर्ट आया था ना, इसके अकॉर्डिंग दिल्ली NCR क्षेत्र का जो गाजियाबाद शहर है ना ये भारत में PM 2.5 के तहत सबसे
सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका रहा है, जो कि आपका यही आपसे शायद पूछा गया था। तो ऑप्शन बी गाजियाबाद शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में भी जो आपका एक रिपोर्ट आया था, उसमें आपका असम का जो बर्निहाट जो आपका शहर है ना, ये आपका जो वो सबसे प्रदूषित शहर जो आपका माना गया था। तो अगर महीना में अगर जनवरी ऑप्शन में आपका दिया, मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो असम का बर्निहाट आपका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि नवंबर वाला ही आपसे पूछा गया है, तो गाजियाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो है ना, ये आपके कौन रहे थे, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे खूब जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में आयोजित जो आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया गया था, और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि जो है ना, ये आपके त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्लो कंगालू जो है ना, ये आपके मुख्य अतिथि जो है आपके रहे थे, जिन्होंने मतलब कि ये आपके सम्मेलन को जो है ये आपका वर्चुअली जो है आपका संबोधित किया था। जबकि युवा जो आपके पीबीडी के मुख्य अतिथि जो है ना, ये आपके डॉक्टर देव प्रयाग मतलब कि प्रगत भी जो है ये आपके मुख्य अतिथि जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन में आपका क्रिस्टीन कार्ला कंगालू आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो आयोजन है, ये कब से कब तक किया गया था। तो आपका 8 से 10 जनवरी 2025 तक जो आपका किया गया था। और कहाँ पर, तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में जो आपका किया गया था। और इसका थीम अगर पूछा जाए कि क्या रहा था, तो इसका जो थीम है ना, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डिसेपोरा इन बिल्डिंग डेवलपमेंट इंडिया, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान, ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का रिपोर्ट और आपका पुरस्कार वितरण समारोह 2025 के जो है ना, किस महीने में आपका आयोजित किया गया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि टीसीएस आपका महीना भी पूछता है, इसलिए मैं जो फैक्ट्स बताता हूं ना, आप उसे जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एग्जाम एनालिसिस करने का। तो इतना तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं जो भी आपको बताऊंगा ना, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का जो ये आपका 9वां संस्करण रहा था, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ना, ये आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो इसका आयोजन जो आपका किया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है ना 17 जुलाई 2025 को जो है नई दिल्ली में विजेताओं को जो ये आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार जो आपका प्रदान किए थे। तो और इसका रिपोर्ट भी जो आपका जुलाई 2025 में आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस वर्ष का थीम अगर पूछा जाए कि क्या रहा था, तो आपका रिड्यूस, रीयूज या फिर रिसाइकल, यानी कम करे, पुनः प्रयोग करे और पुनर्चक्रण, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। देखिए सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो टेलीग्राम का फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा @study4u, आप स्टडी फॉर यू 450 आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर लगभग 20+ क्वेश्चन आप अच्छे से बताइएगा, तो आप मैं एनालिसिस जो वो करवा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।